Hello student, today we will discuss STAT previous year question paper of 2023. So first one is which one of the following is not the of the job training method. तो हमारे पास of the job training नहीं है, तो job rotation क्या है on the job, तो ये of the job training method नहीं है, तो इसीलिए ये क्या होगा हमारा right answer. Classroom lectures ये क्या होते हैं, ये ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है, तो इसीलिए सिमुलेशन मतलब आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है. वेस्टुअल ट्रेनिंग ये दोनों तीनों क्लासरूम लेक्चर सिमुलेशन और वेस्टुअल ट्रेनिंग ये सब क्या है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग. तो जॉब रोटेशन ऑन द जॉब है, तो इसीलिए ये इसका राइट आंसर है. और यहाँ पर बहुत सारे और एग्जाम्पल्स हैं जो नीचे एक्सप्लेनेशन में कि जॉब रोटेशन, कोचिंग, इंटर्नशिप, ट्रेनिंग और अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम ऑन द जॉब कहलाते हैं. ऑफ द जॉब में जैसे कि वेस्टिबल ट्रेनिंग, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर मॉडलिंग, केस स्टडीज, फिल्म, क्लासरूम लेक्चर्स, ये सब ऑफ द जॉब ट्रेनिंग आते हैं. तो सेकंड क्वेश्चन इज, इसमें क्या है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है किससे रिलेटेड, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. देखिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पहले 1986 में आया था, उसके बाद इसमें कुछ अमेंडमेंट की, तो हमें कौन से वाला याद रखना है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019. तो सबसे पहले इन्होंने क्या कहा है कि डिस्ट्रिक्ट फॉर्म शेल कंसिस्ट ऑफ अ लेडी सोशल वर्कर, स्टेट कमीशन. ये बात ठीक है कि डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में एक लेडी सोशल वर्कर होना चाहिए. स्टेट कमीशन शेल कंसिस्ट ऑफ अ पर्सन हु हैज बीन अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट. तो ये भी सॉरी जज ऑफ हाई कोर्ट. तो स्टेट कमीशन में जो एक पर्सन होगा जो जज होगा, वो कहाँ कौन होगा, जज ऑफ हाई कोर्ट. और डिस्ट्रिक्ट फॉर्म शेल कंसिस्ट ऑफ 4 मेंबर. तो ये हमारी स्टेटमेंट गलत है. डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में हमारे पास 3 मेंबर्स होते हैं. तो देखिए इसमें डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में भी 3 मेंबर्स होते हैं, जिसमें एक प्रेसिडेंट होता है और 2 मेंबर दूसरे होते हैं. उन 2 मेंबर में से एक वुमेन होती है. ऐसे ही स्टेट कमीशन में भी प्रेसिडेंट होते हैं और 2 मेंबर होते हैं, और उसकी जो अपॉइंटमेंट होती है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही की जाती है, और इन 2 मेंबर में से एक वुमेन होना जरूरी है. अब आती है नेशनल कमीशन में, एक प्रेसिडेंट और 4 मेंबर, मतलब टोटल 5. तो जो 4 मेंबर्स हैं उनमें से एक वुमेन होना चाहिए, और इसकी जो अपॉइंटमेंट है कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट. अब कौन सी, अगर हम कितने हमारी कंप्लेंट होगी 1 करोड़ तक की, तो हम कहां पर जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में. 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच बीच में हो गई तो स्टेट कमीशन में, और अगर 10 करोड़ से ज्यादा होगी तो हम कहां पर केस फाइल करेंगे, नेशनल कमीशन में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the mental ability to analyze and diagnose the complex situation is known as, इसे क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे कंसेप्चुअल स्किल्स. तो इसमें अलग अलग तरह की स्किल्स होती हैं, ह्यूमन स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स, कॉम्प्लेक्स स्किल. पर जो हम अंडरस्टैंडिंग करते हैं कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को और उनका एक क्रिएटिव सोल्यूशन देते हैं, उस स्किल का नाम होता है कंसेप्चुअल स्किल्स. सो राइट आंसर इज 4, दैट इज कंसेप्चुअल स्किल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Next question is 94. Intellectual property in right include patent, trademark, copyright. All options are right. So इसका आंसर होगा ऑल ऑप्शन आर राइट, क्योंकि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है ये पेटेंट को भी इंक्लूड करता है, ट्रेडमार्क को भी और कॉपीराइट को भी. तो मैं आपको एक थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में थोड़ा सा बताऊंगी कि जो इन्वेंशंस होती हैं तो उसको क्या करवाना पड़ता है हमें, पेटेंट्स. जैसे कि कोई भी कुछ भी नया इन्वेंट करता है तो वो पेटेंट करवा लेता है. नेम्स और लोगोस को क्या करवाया जाता है, ट्रेडमार्क. और कोई ओरिजिनल वर्क ऑफ ऑथरशिप है उसे क्या करवाया जाता है, कॉपीराइट. तो ये सब क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट. दीज आर लीगल प्रोटेक्शन फॉर इंटेंजिबल एसेट्स. तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है कि एक तरह से लीगल प्रोटेक्शन होती है जो हमारे इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं. मतलब वो हमारा एसेट तो है और वो इंटेंजिबल है, मतलब उसके हमारे पास कुछ ऐसा मतलब पोजीशन में ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ कि चार हमने उसे स्टोर में रख लिया बचा कर, तो वो इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं, तो उन्हें लीगल प्रोटेक्शन दी जाती है. नेक्स्ट इज 95 question. When debentures are issued on collateral security, interest is paid on. So first one is nominal value of debenture, face value of debenture, discounted value of debenture, no interest is paid. So the right answer for this question is no interest is paid. देखिए जब भी कंपनी लोन लेती है वो क्या इशू करती है, डिबेंचर एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी. कोलेट्रल मतलब एडिशनल सिक्योरिटी, कि अगर लेंडर अपनी
जिसने फर्म को उधार दिया है उसे अपने इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं मिल पाए डिबेंचर की, कंपनी ने डिफॉल्ट कर दिया पेमेंट देने में, तो पहले प्राइमरी सिक्योरिटी को बेचा जाएगा। अगर प्राइमरी सिक्योरिटी नहीं इशू हो जाती तो लेंडर को क्या किया जाएगा, डिबेंचर इशू कर दिए जाएंगे, जो भी रिमेनिंग अमाउंट होगा। तो मतलब जो लेंडर है वो रिकवर कर सकता है अपना अमाउंट, जो भी उसके पास रिमेनिंग अमाउंट रह गया, उसकी पेमेंट नहीं हुई डिबेंचर के थ्रू, तो इसे क्या बोलते हैं हम, कोलेटरल सिक्योरिटी। पर इस केस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्योल। देखिए हमें याद रखना है कि हेनरी फ्योल और टेलर दो थे, तो फ्योल एफ से स्टार्ट हो रहा है, तो ऐसे याद कर लीजिए कि फ्योल ने कितने प्रिंसिपल दिए थे, 14। ठीक है, तो 14 प्रिंसिपल्स थे, तो इसमें ये सब थे, डिसिप्लिन, रेमुनरेशन, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन है, जो एनसीईआरटी की बुक है क्लास +2 में, इसे ये सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन के नाम से है। तो पर यहाँ पर इस क्वेश्चन में आंसर की के अकॉर्डिंग भी फोर्थ पॉइंट डिसेंट्रलाइजेशन गलत किया गया है, और सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन होता है हेनरी फ्योल का प्रिंसिपल, और कई बुक में से सेंट्रलाइजेशन के नाम से ही जाना जाता है, तो इसीलिए इसका जो रॉन्ग आंसर है दैट इज फोर्थ, द डिसेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, centralization, what right does the consumer have against unfair trade practices and exploitation? तो इसमें क्या है, राइट टू इंफॉर्मेशन नहीं होता, क्योंकि इंफॉर्मेशन राइट क्या कहता है कि हमारे को हर चीज के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन बताई जाए, प्रोडक्ट के बारे में कि उसका मैन्युफैक्चरर कौन है, ये सब कुछ। राइट टू इक्वालिटी, ये कहता है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन से रिलेटेड नहीं है। राइट टू सीक रिड्रेसल, राइट टू सीक रिड्रेसल क्या कहता है कि राइट टू सीक रिड्रेसल कि कंज्यूमर जो भी उसके साथ कोई भी एक्सप्लॉयटेशन हुई है तो उसको फेयर सेटलमेंट दी जानी चाहिए, और उसको जो भी उसकी शिकायतें हैं उसके लिए उसे कंपनसेशन मिलनी चाहिए। तो ये वाला राइट हमें क्या कहता है, राइट टू सीक रिड्रेसल। ये कंज्यूमर को कंपनसेशन दिलवाता है, जो भी उसकी शिकायतें हैं, किससे रिलेटेड, कुछ भी उसके साथ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हुई हैं या उसका एक्सप्लॉयटेशन हुआ है। ओगिव कैन बी हेल्पफुल इन लोकेटिंग ग्राफिकली, कि जो ओगिव है, ओजाइव की हेल्प से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं ग्राफिकली, मीन, मीडियन, मोड। सो आंसर इज मीडियन। देखिए जो मोड है वो जो फर्स्ट फिगर है इसमें, वो किसको शो कर रही है कि मोड, जो सबसे बड़ी रेक्टेंगल होती है उसमें हम डायगोनल्स बनाते हैं, और जहां वो इंटरसेक्ट करते हैं उन डायगोनल्स को क्या करते हैं, उनके जो आसपास वाली रेक्टेंगल्स हैं उनसे उनके साथ ज्वाइन करते हैं, और जहां दोनों डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं उनको क्या करते हैं, उस पॉइंट से नीचे लाइन लेकर उसे क्या बोलते हैं, उस पॉइंट पर क्या आता है, मोड। तो ये मोड था, पर हमने क्या है देखना है कि मीडियन के कौन सा मेथड है। देखिए मीडियन सिर्फ लेस देन ओजाइव से भी आ जाता है, मोर देन ओजाइव से भी आ सकता है, और जहां दोनों लेस देन और मोर देन ओजाइव इंटरसेक्ट करते हैं वहां भी मीडियन कैलकुलेट किया जा सकता है। देखिए लेस देन में देखिए टोटल एन की वैल्यू 100 है, मतलब एन आइटम, टोटल आइटम्स 100 है, तो फ्रीक्वेंसी का टोटल 100 है, तो 100 डिवाइड बाय 2 50, तो 50 जहां पर लाई कर रहा है हमने उससे लाइन खींची, और वो एक्स एक्सिस पे कहां पर शो हो रही है, दैट इज कॉल्ड मीडियन। सो वैल्यू ऑफ द मीडियन, सो मीडियन कैन बी helpful, ogive can be helpful in locating the graphically the value of median. Next question, next, in which year Taylor wrote the book The Principle of Scientific Management? तो टेलर ने 1911 में बुक लिखी थी जिसका नाम क्या था, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इसके बारे में अगर आपको और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, और इसी वीडियो में मैं इसका लिंक भी ऐड ऑन कर दूंगी, तो आप वहां जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कौन कौन से दिए हैं एफडब्ल्यू टेलर ने। नेक्स्ट इज हु कैन चेक द प्राइस फ्लक्चुएशन, फ्लक्चुएशन मतलब जो भी चेंजेस हो रहे हैं प्राइसेस में, इन द मार्केट बाय होल्डिंग द गुड back when the price fall and releasing the good when price rise। कि देखिए सबसे पहले आप ये समझिए कि गुड्स मार्केट में होल्ड कर लेना, जब उसका प्राइस सस्ता है मतलब उसकी मार्केट में डिमांड
नहीं है। और जब वो ज्यादा महंगा है तो जो भी बचा हुआ है उसको बेच देना, फटाफट से मार्केट में सेल के लिए निकाल देना, रिलीज कर देना। तो ये काम किसका होता है? होलसेलर, एजेंट, रिटेलर, मर्चेंटाइल एजेंट। तो ये काम आपका होता है होलसेलर का। सो द राइट आंसर इज होलसेलर। तो होलसेलर क्या करता है? वो गुड्स को अपने पास जमा करने लग जाता है कि प्राइस तो है नहीं मार्केट में, तो वो बेचना ही चाहेगा कम प्राइस पर, और रिलीज कर देगा जब प्राइस बढ़ेगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 101। when the idea the consumer will not buy enough of the firm product unless it undertake a large scale selling and promotional efforts। देखिए कि वो कहते हैं कि प्रोडक्ट तब तक नहीं बिकेगा, आपका सेल नहीं होगा, जब तक आप उसको बेचने के लिए अपने एफर्ट्स, सेलिंग और प्रमोशनल एफर्ट्स नहीं डालोगे। तो इसका आंसर क्या है कि कौन सा कंसेप्ट है? देखिए ये मार्केट फिलोसफी में सेलिंग कंसेप्ट इसका आंसर है। तो ये जो मार्केट फिलोसफीज हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ये कहते हैं कि प्रोडक्ट कंसेप्ट क्या कहता है कि अगर आपकी प्रोडक्ट की अच्छी क्वालिटी होगी तो वो अपने आप बिक जाएगा। प्रोडक्शन कंसेप्ट कि अगर तुम ज्यादा प्रोड्यूस करोगे तो वो प्रोडक्ट अपने आप बिक जाएगा। सेलिंग कंसेप्ट कि तुम्हें सेलिंग और प्रमोशनल एफर्ट डालने पड़ेंगे। मार्केटिंग कंसेप्ट कि आपको अगर प्रॉफिट कमाना है तो कस्टमर को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। सोसाइटल मार्केट कंसेप्ट ये कहते हैं कि प्रॉफिट के साथ साथ सोशल वेलफेयर को भी सोचना पड़ेगा। तो ये सब अलग अलग कंसेप्ट हैं। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या था? सेलिंग एंड प्रमोशनल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सेलिंग कंसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, जिसे हम एमएसएमईएस बोलते हैं, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो सबसे पहला इसमें क्या है कि ये लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है ह्यूमन रिसोर्स ऑफ इंडिया। जो ह्यूमन रिसोर्स है इंडिया के, सबसे ज्यादा लोग कहाँ पर एम्प्लॉयड है? इन्हीं माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज में। ये मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करते हैं पर यूनिट ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टमेंट टू द लार्ज इंडस्ट्रीज। कि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं वहाँ कैपिटल इन्वेस्ट तो इससे ज्यादा होती है पर उतने लोगों को काम नहीं मिल पाता। यहाँ कैपिटल इन्वेस्टमेंट बड़ी इंडस्ट्रीज से कम होती है पर उसके कंपैरिजन में लेबर बहुत ज्यादा मिलती है। तो इसीलिए ये दोनों स्टेटमेंट फर्स्ट ए एंड बी करेक्ट है। तो हम थोड़ा सा और पढ़ते हैं माइक्रो स्मॉल और मीडियम का। ये माइक्रो स्मॉल मीडियम की जो इन्वेस्टमेंट लिमिट्स हैं ये भी चेंज होती रहती हैं। जो रिसेंट हैं वो ये मुझे मिली मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस डिपार्टमेंट में। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट की लिमिट लेस देन 1 करोड़ टर्नओवर है, लेस देन 1 करोड़ टर्नओवर है, और इसमें सॉरी इन्वेस्टमेंट कितनी है? लेस देन 10 करोड़, और टर्नओवर कितनी है? लेस देन 5 करोड़। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में क्या है? इन्वेस्टमेंट कितनी है? लेस देन 10 करोड़, और टर्नओवर कितनी है? 50 करोड़। और मीडियम केस में लेस देन 50 करोड़ और टर्नओवर कितनी है? 250 करोड़। तो ये सब क्या होगा? आपकी इन्वेस्टमेंट लिमिट है और ये सब चेंज होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the product life cycle stage इन विच अ प्रोडक्ट सेल स्टार्ट क्लाइंबिंग क्विकली। देखिए पहले हमें पता होना चाहिए कि जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है। ये प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल को बताता है कि जब भी कोई एक प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो सबसे पहले उसकी इंट्रोडक्शन स्टेज होती है। इंट्रोडक्शन स्टेज में क्या होता है कि हमारा प्रोडक्ट नया नया मार्केट में आया है तो उसकी सेल बहुत कम होगी। कॉस्ट हमें पर यूनिट पर कस्टमर बहुत ज्यादा पड़ेगी क्योंकि कस्टमर बहुत कम है। तो अगर हम सेलिंग एफर्ट्स करेंगे या फिर कुछ एडवर्टाइजिंग करेंगे या फिर हम कुछ उस कस्टमर तक पहुंचाएंगे तो हमें हर पर कस्टमर कॉस्ट हाई पड़ेगी। कंज्यूम जो कस्टमर है वो बड़े इनोवेटिव होंगे, वही हमारा प्रोडक्ट यूज करेंगे क्योंकि जो न्यू प्रोडक्ट है। तो हमें कई तरह के फाइनेंशियल लॉसेस भी होने की संभावना है पर हमारे उस वक्त कोई फ्यू कॉम्पिटिटर होंगे क्योंकि नया प्रोडक्ट है, लोगों को ज्यादा कॉम्पिटिटर नहीं एंटर हुए होंगे हमारे मार्केट में। ग्रोथ स्टेज जैसे ही एंटर होती है उसमें प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट कंटिन्यूअसली ग्रो करना शुरू करता है तो उससे उसकी सेल बढ़ती रहती है। पर यूनिट कॉस्ट कस्टमर की फॉल होती रहती है। कॉस्ट पर यूनिट ऑफ कस्टमर, कस्टमर बढ़ते जाते हैं, प्रॉफिट बढ़ता रहता है और कॉम्पिटिटर भी बढ़ते रहते हैं। अब एक स्टेज आती है मेच्योरिटी जहां हम हाईएस्ट लेवल ऑफ सेल पहुंच जाते हैं अपने प्रोडक्ट की। इससे ज्यादा हमारे प्रोडक्ट की सेल नहीं होगी। उससे पर कस्टमर की कॉस्ट तो लोएस्ट ही होती है अभी भी। मार्केट बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो जाती है, मास मार्केट, प्रॉफिट बहुत हाई होते हैं और कॉम्पिटिटर स्टेबल होते हैं, मतलब जितने पहले थे उतने ही रहते हैं।
बट एक लास्ट स्टेज है डिक्लाइन स्टेज, जिसमें सेल कम हो जाती है। अब डिक्लाइन मतलब पहले जितनी सेल थी उससे भी कम हो गई, और कस्टमर की कॉस्ट अभी भी कम है, पर जो कस्टमर है वो कॉन्ट्रैक्ट कम हो गए हमारे, और प्रॉफिट क्या होने लग गया, फॉल, और कॉम्पिटिटर भी हमारे फॉल होने लग गए। तो जे सो अब हमारी जो सिचुएशन है वो किससे मैच कर रही है, कि हमारी जो सेल है वो बहुत जल्दी जल्दी बढ़ेगी। कौन से स्टेज में बढ़ेगी जल्दी जल्दी से सेल? दैट इज इंक्रीजिंग सेल, इन दैट इज द ग्रोथ स्टेज। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which one of the following is not the characteristics of charismatic leader? कि इसमें से कौन सी क्वालिटी charismatic leader की नहीं है? तो विजन एंड आर्टिकुलेशन का मतलब क्या होता है, कि जब हम अपने विजन को वर्ड्स के थ्रू कन्वर्ट करें, तो ये एक क्वालिटी है charismatic leader की। पर्सनल रिस्क, ये पर्सनल रिस्क लेता है, और सेंसिटिव की फॉलोअर की जो नीड्स है उसके अकॉर्डिंग चेंजेस करता है अपने अकॉर्डिंग में। तो ये सब क्वालिटी है चैरिस्मेटिक लीडर की, जो कि कन्वेंशनल बिहेवियर है, इसमें वो क्वालिटी नहीं है चैरिस्मेटिक लीडर की, क्योंकि एक नेगेटिव है कि कन्वेंशनल बिहेवियर की उसका जो बिहेवियर है वो वैसा का वैसा है, वो चेंज नहीं कर रहा, वो पुराने टाइप का ही है, तो वो कन्वेंशनल ट्रेडिशनल सा ही है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो कन्वेंशनल बिहेवियर, क्योंकि आंसर में क्या पूछा गया, नोट द क्वालिटी ऑफ, नोट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर क्रिएटिंग अ कंपनी वी यूज, तो ओल्ट F3, ओल्ट F3 को हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, the socialization stage where individual confront the possible dichotomy between their organization expectation and reality। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे पास एनकाउंटर स्टेज। तो सबसे पहले हम इन सभी स्टेजेस को डिटेल में पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि क्यों इसका आंसर एनकाउंटर स्टेज है। प्री अराइवल स्टेज वो एक इनिशियल फेज होता है, ये वो फेज होता है कि हाँ हमारे को कंपनी ज्वाइन करने से पहले ऐसे लगता है कि हाँ कंपनी ऐसी होगी ऐसी होगी। एनकाउंटर स्टेज वो होती है जब अब हमारे को, हमने कंपनी ज्वाइन कर ली, अब हमें रियलिटी पता चल रही है कि हमने जो सोचा था उससे रियलिटी में क्या है। तो डिफरेंसेस पता चलते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन से हमारी एक्सपेक्टेशन थी और ऑर्गेनाइजेशन में जो रियलिटी है, तो इसीलिए इसका एनकाउंटर स्टेज में यही पूछा गया है। तो इनका जो क्वेश्चन है, सोशलाइजेशन स्टेज जहाँ इंडिविजुअल क्या करता है, कन्फ्रंट करता है जो भी डिक्टोमी है किसके बीच में, और ऑर्गेनाइजेशन की एक्सपेक्टेशन में और रियलिटी में। एक इसकी स्टेज मेटाफिजिक्स स्टेज है, जिसमें वो क्या करता है, दे फुली इंटीग्रेट एंड बिकम एस्टेब्लिश विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हो जाता है, पूरा जुड़ जाता है वो एक हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तो उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, मेटाफॉर्सिस स्टेज। थर्ड, which one of the following is not a barrier of effective communication? कि जो बैरियर मतलब कि जो रुकावट बनता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए, तो हमारे पास इसमें देखिए इंटरेस्ट लेवल होगा, तो वो बैरियर नहीं होगा, उल्टा वो तो हमारे लिए अच्छा होगा कि जितना ज्यादा इंटरेस्ट होगा उतना ज्यादा लोग सुनेंगे उस बात को, और अच्छे से कम्युनिकेशन होगा। तो बैरियर क्या होते हैं, रुकावट। तो इसमें इंटरेस्ट लेवल हमें पता चल गया कि बैरियर नहीं है। वैसे हम एक बार डिटेल में पढ़ते हैं बैरियर कितनी तरह के होते हैं, सिमेंटिक बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर और पर्सनल बैरियर। सिमेंटिक बैरियर वो लैंग्वेज से रिलेटेड होते हैं, कि जैसे कई बार क्या होता है, मैसेज बैडली एक्सप्रेस होता है, या फिर कई बार हम ऐसे सिंबल्स का यूज कर लेते हैं जिनका डिफरेंट मीनिंग होता है, या फिर फॉल्टी ट्रांसलेशन होती है, ये अनक्लैरिफाइड assumption होती है, टेक्निकल जार्जन्स होते हैं। साइकोलॉजिकल बैरियर्स में क्या होता है, ये प्री मेच्योर एवोल्यूशन कर लेते हैं, कि पहले ही अभी बात पूरी नहीं हुई, पहले ही इवेल्युएट कर लिया जाता है कि ये किस लिए हो रही है, या फिर हम ध्यान ना दें, लैक ऑफ इंटेंशन, या फिर हमारे को रिटेंशन ना हो, उस बात को हम रोक ना पाए और लोग डिस्ट्रस्ट करते हो। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर क्या होता है, कि इसमें हम ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज इतनी अजीब हैं कि कम्युनिकेशन सही से नहीं हो सकता, रूल्स एंड रेगुलेशन की रिटर्न कम्युनिकेशन नहीं होगा। स्टेटस है कि कई बार मुझे लगता है कि मेरा स्टेटस है, मुझे नीचे वालों से बात नहीं करनी। कॉम्प्लेक्सिटी है बहुत ही ज्यादा, ऑर्गेनाइजेशन में फैसिलिटीज नहीं है। नेक्स्ट है पर्सनल बैरियर। इसमें क्या होता है, लोगों को ये लगता है कि अच्छा मैंने अगर कोई कम्युनिकेट कर दिया तो कहीं मेरी अथॉरिटीज ना चली जाए, या फिर उसको लगता है कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि मैं अच्छे से कम्युनिकेट कर पाऊंगा, तो वो बोलना ही नहीं चाहता। कई बार लोग इंसेंटिव नहीं लेते, इनिशिएशन नहीं लेते, कि हाँ कुछ इंसेंटिव तो, कुछ बेनिफिट तो मिलना ही नहीं, तो हम क्यों बोलें।
और कई बार क्या होता है वैसे ही उसकी इच्छा ही नहीं होती कि वो कम्युनिकेट करना चाहे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 108। A small core organization that outsource major business function is, कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो अपनी कोर एक्टिविटीज भी आउटसोर्स करा लेती है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन एक रियल में तो एग्जिस्ट कर ही नहीं रही, तो वो एक आर्टिफिशियली एग्जिस्ट कर रही है। मैं मान लीजिए कि अपना एक होटल, वर्चुअल होटल चलाऊं, जिसमें क्या करूं कि जैसे मेरे पास ऑर्डर प्लेस करा जाए, तो मैं क्या करूं किसी भी और जगह से उस ऑर्डर को वहां तक पहुंचा दूं, कहीं और से किसी और होटल से। तो क्या असली में मेरा होटल हुआ? नहीं ना। तो ऐसे ही क्योंकि मैंने क्या करा, किसी और कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था कि मुझे, मेरा आउटसोर्स मेन काम क्या था, खाना पहुंचाना, और वो ही मैंने किसी और से बनवा रही थी, तो होटल मेरा तो एक तरह से वर्चुअल हुआ। ऐसे ही ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो अपना मेजर काम ही आउटसोर्स करवा रही है, उसे हम क्या बोलते हैं? वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। 109। एक एक्स लिमिटेड है जिसने मशीनरी परचेज करी है 2,88,000 की, जिसने उसके डिबेंचर इशू करे 100 के, और डिस्काउंट कितने का दिया? 4% का। तो नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड विल बी, तो देखिए जब भी हम एसेट्स खरीदते हैं तो हम क्या एंट्री करते हैं? सन्ड्री एसेट टू वेंडर। तो यहाँ एसेट का नाम क्या है? मशीन। और वेंडर से खरीदी तो क्या एंट्री हो जाएगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर। कितने की खरीदी? 2,88,000 की। अब वेंडर को हमारी पेमेंट कितनी ड्यू करनी है? 2,88,000। तो नेक्स्ट एंट्री में भी वेंडर के आगे तो कितना आएगा? 2,88,000। अब जो डिस्काउंट है उसको कितने का देना है? 4% का। तो मतलब 100 वाला डिबेंचर कितने में दिया जाएगा? 96 में। तो जब मैं 2,88,000 को 96 से डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास नंबर ऑफ डिबेंचर कितने आए? 3,000। अब 3,000 डिबेंचर हैं, एक डिबेंचर का प्राइस कितना है? 100। तो हमारे 2 डिबेंचर के आगे कितने पैसे आ जाएंगे? 3,000 into 100, that is called 3 lakh. And the difference between 3 lakh and 2,88,000 is 12,000, and that is discount on debenture. Next question. To make other behave in a way in which they wouldn't have behaved otherwise, कि हम लोगों को उस तरह से बिहेव करवाते वैसे वो उस तरह से बिहेव ना करते। दैट इज नीड ऑफ पावर, कि पावर की हमें जरूरत है। तो इसमें क्या करते हैं कि पावर होगी तो हम दूसरे से वो काम भी करवा सकेंगे जैसे वो वैसे बिहेव नहीं कर रहा था, पर पावर की हेल्प से वो क्या करेगा? उस तरीके से भी बिहेव करना शुरू कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। Software and management practices designed to serve customer from order through delivery and after sale services. देखिए इसमें ऐसा सॉफ्टवेयर और ऐसी मैनेजमेंट प्रैक्टिस जो बनाई गई है कस्टमर को फ्रॉम ऑर्डर थ्रू डिलीवरी, की ऑर्डर से लेकर डिलीवरी से तक, डिलीवरी तक, और साथ के साथ आफ्टर सेल सर्विसेज सब कुछ इंक्लूड करती है। वो क्या होती है? ECRPM। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये क्या करते हैं? ये कस्टमर को सर्व करते हैं ऑर्डर से लेकर डिलीवरी के थ्रू, और इवन आफ्टर सेल सर्विस, सारे कस्टमर के साथ, सारी इंटरेक्शन कस्टमर के साथ इस ECRM के थ्रू किया जाता है। और इसमें मेन मोटिव क्या होता है? कस्टमर को रिटेंशन, मतलब कस्टमर को रोकना कि वो कस्टमर दोबारा रिपीट करें। नेक्स्ट। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और नेक्स्ट पार्ट में हम आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसी क्वेश्चन पेपर के।